ओके। तो हेलो बच्चों। ये चैनल हमने स्टार्ट किया है फिजिक्स के लिए, फिजिक्स फॉर नीट। एंड इस चैनल में हम कंप्लीट टॉपिक वाइज, मैं कोशिश करूंगा छोटे छोटे वीडियोस बना के टॉपिक वाइज सारे फिजिक्स के नीट के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के आए हुए, वो सारे क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स सारा मैं वन बाय वन करके वीडियो डालूंगा। तो जैसे आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स जो 2021 में क्वेश्चन आए हैं उसके 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो कैसे सॉल्व करने थे, कितने आसान क्वेश्चन है या बहुत टफ थे या मीडियम क्वेश्चन है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। ओके, तो कोशिश करना है, जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन है बहुत इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसे मैंने तो पढ़ा है इसको, आप एक बार फिर से देखो। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर एज शोन। ओके, तो एक स्ट्रेट कंडक्टर पी क्यू दे रखा है, इसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद a speed of 10 to the power 5 meter parallel to the conductor. Okay, the perpendicular distance between the electron and the conductor is 20 centimeter at an instant. किस instant पे? Calculate the magnitude of force experienced by electron at that instant. Okay, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ इस फिगर को एक बार और ड्रॉ कर देता हूँ। देखो, जैसे ये पी एन क्यू वायर है, इसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो यू ऑल नो, अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर मैं इस साइड बोलूँ, इस साइड बात करूँ या इस साइड बात करूँ, तो इस साइड मैग्नेटिक डायरेक्शन कैसे होगा? राइट हैंड थंब रूल से। तो इस साइड जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। मतलब हम इसको डॉट बोल सकते हैं, जो सर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा। ओके, मैग्नेटिक, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा। ओके, अब कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कितने स्पीड से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद सम स्पीड। इसकी स्पीड दे रखी है 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, इलेक्ट्रॉन की स्पीड, ये इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा बताओ, इस डिस्टेंस, किसी डी डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो ये लॉन्ग वायर है, तो लॉन्ग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, कोई भी लॉन्ग वायर है उसकी वजह से डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ओके, जिन्होंने पढ़ रखा उनको आइडिया होगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, अगर इस इलेक्ट्रॉन पे देखोगे, जिस इस डी डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी। अब बात करते हैं आगे। अब कह रहे इस पे फोर्स कितना लग रहा है, तो आप देखो, आप सब लोगों ने ये तो सुना होगा, जो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड है, चलो मैं डॉट बना देता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज मूव कर रहा है, जैसे कोई क्यूब चार्ज अगर मूव कर रहा है वेलोसिटी से, तो इस पे फोर्स लग रहा होगा। आप देख सकते हो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इस पे फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा? देखो ऊपर डॉट, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, ऐसे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड पे एंड वेलोसिटी दोनों पे परपेंडिकुलर हो, और उसकी वैल्यू आपने पढ़ी होगी, एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बी, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ऐसे तो वी क्रॉस बी पढ़ते हैं, लेकिन क्यू इंटू वी ऐसे बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा? सर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा होगा किधर की तरफ? ऊपर या नीचे? तो अगर ये चार्ज, देखो ये चार्ज पॉजिटिव है, तो अगर ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फोर्स नीचे ही है, अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन अगर आपसे कोई पूछे तो बोलोगे सर ऊपर की तरफ होगा। डायरेक्शन नहीं पूछ रहा था, लेकिन हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं इसलिए देख रहे हैं। तो इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा? एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। चार्ज कितना है? तो इलेक्ट्रॉन है, तो यानी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। स्पीड कितनी है इसकी? स्पीड दे रखी है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, यानी 10⁵। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकालोगे? तो सर ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये कितना है? तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ओके, तो इसको फटाफट कैलकुलेट करते हैं। 1.6 × 10⁻⁹ × 10⁵ म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है? ये भी हमें, ये सब चीजें ध्यान में रखनी होती है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁷। तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 पाई इंटू 10⁻⁷, करंट दे रखा है 5 एम्पियर, डिवाइडेड 2 पाई डी। अब डिस्टेंस कितना है? सर 20 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 20 × 10⁻²।
अब फटाफट कैलकुलेट करते हैं। ये पाई से पाई कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, नाउ अब देखते हैं, जैसे ये अपना बचा 1.6 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन 20, और जो पावर वाला टर्म है 10 पावर माइनस 19 प्लस 5 माइनस 7, और ये 10 पावर माइनस 2 नीचे था। ठीक है, तो 10 पावर माइनस 2 माइनस भी कर सकते हैं, डायरेक्टली माइनस कर लेते हैं माइनस 2। ठीक है, या भी कर ले ऐसे। तो ये अपना 10 पावर माइनस 2 आ गया। कितना आ रहा है देख लो एक बार। तो ये आ रहा है अपना, ये आ गया ये इससे कैंसिल कर दिया 4 से, 5 4 जा, 5 2 2 जा, ये 3 2 डायरेक्टली लिख दिया मैंने। ठीक है, तो दिस इज 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस 5। तो ये कितना आ गया, इसको जल्दी से कर लो, माइनस 19 प्लस 5 माइनस 7, तो माइनस 9 और फिर माइनस 7 यानी 26, तो प्लस 20, माइनस 7 यानी 26, अब प्लस 5 कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, सॉरी 20, ये आ गया 26 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 21 माइनस 21। तो माइनस 21 में फिर से ये भी, ये सब्सट्रैक्ट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस 19 नीचे वाला, तो ये 10 पावर माइनस 90। तो ऑप्शन देखते हैं, तो 10 पावर माइनस 90, इसको और क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 8 इंटू 10 पावर माइनस 20, 8 इंटू 10 पावर माइनस 20। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, तो कैलकुलेशन है, बेसिक जो चीजें थी वो आपको मैंने इधर साइड में बता दी। ओके, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ फ्रीक्वेंसी एन। अच्छा, जैसे ही एसएचएम की बात आ गई, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो एसएचएम की अगर बात आ गई और कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो सर फ्रीक्वेंसी कैसे रिलेट करे पोटेंशियल एनर्जी का पूछा हुआ है। तो आप सबको पता है एसएचएम में थोड़ी ये तो आइडिया होता है, जो फर्स्ट क्लास बताते हैं, जो इक्वेशन अगर हम देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल का इक्वेशन क्या होगा, तो वो होगा x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये ओमेगा दिख रहा है, ये क्या है इसका, दिस ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये अपना एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो 2 पाई इंटू एफ इक्वल टू ओमेगा, यानी इसी को लीनियर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो ये अपना लीनियर फ्रीक्वेंसी, दिस इज लीनियर फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे उन्होंने यही दिया है, जो एन कह रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ये फ्रीक्वेंसी, यही एन दे रखा है, ये गिवन है। ओके, तो अब बोला जो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी पहुंचना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें, तो आप सबको ये दिमाग ये याद होगा, जैसे अगर हम स्प्रिंग पे आते हैं, स्प्रिंग पे आते हैं, जैसे आपने सुना होगा स्प्रिंग, जैसे हमने एक स्प्रिंग मास सिस्टम ले लिया, तो अगर स्प्रिंग मास सिस्टम ले लिया, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, स्प्रिंग स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ये कितनी होती है, आपने सुना होगा 1/2 kx² होती है। अच्छा, 1/2 kx²। ओके, तो यहाँ से 1/2 के, अच्छा x है, तो सिंपल है अगर ये, और अगर आप पता है, जो अगर मैं इसको, अगर ये हमने क्या किया, इसको रिलीज कर दिया या फोर्स लगा के छोड़ दिया, तो ये एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा, तो इसका जो इक्वेशन होगा x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी बोल सकते हैं। हाँ या ना, अगर मीन पोजीशन से छोड़ा है तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली रख सकते हो ए साइन ऑफ ओमेगा टी का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गया। अच्छा सर, ये अपना पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, यहाँ पे x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी था, तो आपने ओमेगा यानी एन को बोला था फ्रीक्वेंसी, यहाँ में किसको ओमेगा बोल दो फ्रीक्वेंसी, तो नहीं, यहाँ पे लीनियर था, यहाँ लीनियर नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथ्स लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा क्या मैथ्स लगा ले, तो सब लोग को ये याद रहना चाहिए, हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में आप लोग जानते होंगे, जो cos 2 थीटा क्या होता है, तो ये होता है सर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो देखते हैं कन्वर्ट करके। चलिए, तो आप बताओ, जैसे हम अगर इसको लिखना चाहें साइन स्क्वायर थीटा को, तो इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, cos 2 थीटा इज इक्वल टू
1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज नथिंग बट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान याद रखना है, मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ, लेकिन ये आपको याद रखना है, जो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ही तो है ओमेगा, तो यहाँ अगर थीटा थीटा ओमेगा है तो यहाँ पे 2 थीटा, तो चलो यहाँ रख देते हैं 1/2 के ए स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा यानी 2 ओमेगा टी बाई 2। तो अब एक चीज देखने को मिल रहा है, एक चीज यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जो अगर हम बोले जो इस इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो सर इसकी फ्रीक्वेंसी ये टू टाइम्स होगी, तो इसकी जो, तो इसका मतलब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन पूछा है जो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2n हो जाएगी, क्योंकि वहां पे जब ओमेगा सर, लेकिन यहाँ पे तो साइन है, यहाँ पे कॉस है, कोई बात नहीं है, आप कन्वर्ट कर लोगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी के अगर टाइम का जो मल्टीपल यहाँ पे जो आ रहा होगा, जो कोफिशिएंट आ रहा होगा, वो 2 मेगा ही आ रहा होगा। तो जब आप रखोगे, जब आप साइन में भी कन्वर्ट करके देख सकते हो उसको, ठीक है। तो यहाँ से ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ, अगर आपसे पूछे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ एन। ओके, तो 2 टाइम्स, तो इसका सिंपल सा आंसर 2 है। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन कर सकते हैं इसको। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहाँ से है, तो सर ये क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से। ओके, तो मॉडर्न फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी पढ़ाया जाता है, उसमें क्या है, तो इसमें देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं है, देखने में लग रहा है जो क्या क्या है ऐसा क्या है, ठीक है। तो जैसे एक्स कोई अपना एटम है, ए एंड जेड, जेड कह रहा है एटॉमिक नंबर है और ए एटॉमिक मास है, कह रहा है इससे बना है बी Z-1, मतलब सर इसका ए एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हुआ होगा, फिर इससे बना है सी, फिर इससे बना है डी, इसमें Z-3 और इसमें Z-2। अच्छा, अब यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस और बीटा माइनस, अल्फा इज बीटा प्लस बीटा माइनस, ये क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। तो अल्फा सबको पता है, अल्फा अल्फा डिके, ठीक है, अल्फा डिके, तो ये अगर हम इसको ऐसे रिलेट करिए, हीलियम ही है, यानी 2 और 4, एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4। अच्छा, बीटा पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर ई प्लस हो जाए और इलेक्ट्रॉन पे ई माइनस हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव चार्ज हो उसको बीटा पॉजिटिव बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज उसको बीटा नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ होगा। तो कह रहा है इसमें, अच्छा इलेक्ट्रॉन सर मास नंबर, अब हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन में बात करेंगे तो मास हम लोग कंपेयर करें, अगर एक एक जैसे हम लोग एक प्रोटियम या हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं, तो हम कंपेयर करें अगर इसका इलेक्ट्रॉन का मास, तो मास ऑलमोस्ट बहुत कम होगा, तो हम मास यहाँ पे कंसिडर, एटॉमिक मास कंसिडर नहीं करेंगे हम, यहाँ एटॉमिक नंबर में चेंज, इलेक्ट्रॉन अगर किसी से निकलता है किसी भी एटम से, तो क्या होता है उसके एटॉमिक नंबर में चेंज करता है, मास में कोई डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है जिसको हम कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे अब देखो क्या होगा, कह रहा है जो जेड, अब एक्स से, एक्स ही था ना, हाँ एक्स से बी बना है, बी कोई एटम बना होगा, और उसका जो मास एटॉमिक नंबर है वो Z-1 हो गया, तो क्या निकला होगा, क्या हुआ होगा, तो क्या हुआ होगा, तो इसको ध्यान से देखते हैं, यहाँ ध्यान ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं इसको। तो देखो एक्स है, ये जेड है और ये ए है, तो यहाँ पे अगर मैंने बी, ये हमने बी लिख दिया, दिस इज Z-1, मास नंबर सेम है, मतलब ए कुछ चेंज नहीं हुआ, मतलब अल्फा तो नहीं निकला हुआ, क्यों, क्योंकि अल्फा अगर निकले, अगर अल्फा डिके होगा इससे, अल्फा अगर निकले तो इसका मास नंबर चेंज हो जाएगा, मास नहीं मतलब अल्फा डिके नहीं हुआ, यहाँ पे अल्फा डिके नहीं हुआ है। ओके, अल्फा डिके, या यहाँ एक चीज और भी कह सकते हैं, जो यहाँ पे उन्होंने इसके मास के बारे में कुछ अपने को डेटा नहीं दिया है, मास के बारे में डेटा नहीं दिया, तो हम मास पे नहीं बात ही नहीं करते, हम मास पे बात ही नहीं करते, मास चेंज हुआ होगा हमें मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने डेटा ही नहीं दिया। तो अब यहाँ पे जेड, इसका जो मास एटॉमिक नंबर है वो 1 से कम हो गया, मतलब इसका ये इससे कुछ ऐसा निकला होगा जिसका एटॉमिक नंबर एक बी का एक्स से 1 से कम हो गया, मतलब इसका अगर मान लो 10 है तो इसका 9 हो गया, ठीक है। तो अगर कोई बोलेगा सर मैं अल्फा निकालूंगा, तो अल्फा निकालोगे तो देखो अल्फा का मास एटॉमिक नंबर कितना है सर 2, मास नंबर कितना है सर 4, देखो इन दोनों को ऐड करो, जेड इसके इक्वल आना चाहिए, आ रहा है क्या, नहीं, तो मेरा अल्फा नहीं निकला होगा।
अब कोई बोलेगा सर मैं ऐसा करता हूँ इसको बी जेड माइनस वन, सर मैं इसमें से बीटा पॉजिटिव निकाला हूँ या कोई, तो बीटा बीटा पॉजिटिव मतलब प्लस वन। अच्छा देखो तो दोनों को ऐड करके, इनके बेस को ऐड करके देखो, जेड माइनस वन प्लस वन। अच्छा हाँ जेड, हाँ ये बीटा प्लस हो सकता है, बीटा प्लस निकल सकता है। कोई तीसरा बोलता नहीं सर इस बी से ना, बी से इससे एक्स से अल्फा नेगेटिव निकला होगा, तो अल्फा नेगेटिव निकला होगा यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अब चेक करो इन दोनों के बेस को ऐड करो, जेड माइनस वन यानी जेड माइनस टू, नहीं इसके इक्वल नहीं है, मतलब इसका जो नीचे जो दोनों का एटॉमिक नंबर ऐड करोगे, ये दोनों ऐड करोगे तो ये इसके इक्वल आना चाहिए, जो कि नहीं है, मतलब ये नहीं निकला होगा, मतलब ना ही बीटा नेगेटिव निकला होगा ना ही अल्फा, मतलब बीटा पॉजिटिव निकला होगा। तो यहाँ से मतलब यहाँ से बीटा पॉजिटिव निकला होगा, बीटा पॉजिटिव निकला होगा। ओके, अब बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं बी से सी क्या हुआ होगा, तो बी से सी क्या होगा, यहाँ पे जेड माइनस वन है, यहाँ जेड माइनस थ्री है। डायरेक्टली तुमको दिख रहा है जो यहाँ पे टू कम हुआ है, मतलब पक्का अल्फा ही निकला होगा, क्योंकि देखो टू और फोर, अब दोनों को ऐड करो, ठीक है दोनों को ऐड करो, देखो क्या आ रहा है, जेड माइनस थ्री प्लस टू यानी जेड माइनस वन आ रहा है, मतलब अल्फा निकला होगा, मतलब अल्फा ही निकला होगा यहाँ अल्फा। अब यहाँ देखते हैं सी से डी क्या हुआ होगा, तो सी से डी चेक करो, सी से डी चेक करते हैं, तो सी में जेड माइनस थ्री था, जेड माइनस थ्री था, और डी में क्या है, जेड माइनस टू है, तो यहाँ चेक करते हैं, ये जेड माइनस टू है, सॉरी जेड माइनस टू। यहाँ क्या चेक करते हैं, अल्फा तो नहीं होगा, बीटा पॉजिटिव देखते हैं, पॉजिटिव मतलब प्लस वन, दोनों को ऐड करो, थ्री आ रहा है क्या, तो जेड माइनस टू प्लस वन, नहीं ये जेड माइनस वन आ रहा है, मतलब ये बीटा पॉजिटिव, तो ये तो नहीं होगा, तो क्या होगा, तो इसमें देखते हैं बीटा नेगेटिव निकला होगा क्या, हाँ बीटा नेगेटिव में चेक करते हैं, देखो जेड माइनस टू माइनस वन, हाँ जेड माइनस थ्री आ रहा है, मतलब बीटा नेगेटिव निकला होगा, मतलब ये निकला होगा। तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे बीटा नेगेटिव निकला है, पहले में अल्फा फिर सॉरी पहले में बीटा पॉजिटिव फिर अल्फा फिर बीटा नेगेटिव, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक, सॉरी 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 सॉरी, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये क्वेश्चन पूछा गया ग्रेविटेशन से, स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। आप सबको पता है जो जिस अर्थ स्केप वेलोसिटी का मीनिंग क्या है, जो अगर हम किसी भी पार्टिकल को अर्थ सरफेस से एक ऐसी वेलोसिटी से फेंके कि वो स्केप कर जाए अर्थ सरफेस पे, फिर दोबारा लौट के ना आए, ठीक है। तो जनरली स्केप वेलोसिटी की जो, जैसे ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस है आर ई बोल देता हूँ, मास एम ई बोल देता हूँ, तो स्केप वेलोसिटी जो अर्थ के लिए होगा वो होता है टू इंटू जी इंटू आर, टू इंटू जी इंटू आर, ठीक है, टू इंटू जी इंटू आर। ओके, तो सर क्या दूसरे प्लेनेट के लिए भी इतना ही होगा, हाँ इतना ही होगा, उस प्लेनेट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस प्लेनेट के सरफेस पे और उसका रेडियस, सर सरफेस से ऊपर फेंका तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे देखते हैं क्या है, तो अर्थ स्केप फ्रॉम अर्थ सरफेस बोला गया तो डायरेक्टली ये लगा, द स्केप वेलोसिटी ऑफ सरफेस ऑफ अनदर प्लेनेट हैविंग अ रेडियस 4 times, having a radius 4 times that of earth and same mass density। अब यहाँ पे बात मास सेम नहीं बोला है, मास डेंसिटी सेम बोला है, तो यहाँ पे आप हो सकता है फंस सकते हो, सेम मास नहीं बोला, मास सेम नहीं है। जैसे ये प्लेनेट है, कोई दूसरा प्लेनेट है, ये प्लेनेट है पी, ठीक है, जिसका मास होगा एम पी, तो दोनों का मास डेंसिटी सेम, मतलब डेंसिटी सेम है, मास सेम नहीं है। तो डेंसिटी सेम है, मतलब इसकी डेंसिटी अगर रो बोल देता हूँ मैं, तो इसकी भी डेंसिटी रो बोलनी पड़ेगी। अच्छा इस वाले केस में अगर मैं रो लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, तो सर वो लिखोगे मास अपॉन वॉल्यूम, मास क्या है एम ई, वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर ई का होल क्यूब। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस आर बोल दिया है, ठीक है। तो इसकी मास डेंसिटी रो लिखूंगा तो वो क्या लिखूंगा, एम पी डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा एक चीज उन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखा है, जो escape velocity in surface planet having a radius 4 times, मतलब radius of planet is 4 times of the radius of earth, ये इंफॉर्मेशन दे रखा है, 4 times रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये इस अर्थ के लिए हमने मास डेंसिटी ये लिख लिया, प्लेनेट के लिए मास डेंसिटी और भी अगर लिखना चाहो तो रो इक्वल्स टू मास ऑफ प्लेनेट अपॉन 4/3 पाई आर की जगह पे आप अर्थ के टर्म में लिखना चाहो तो 4 times ऑफ आर ई का होल क्यूब ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसको और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, एम पी डिवाइडेड बाई 4/3 पाई 64 आर ई का होल क्यूब।
अब ये दोनों आपस में सेम है, ऐसा बोला गया जो मास डेंसिटी सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। दोनों को इक्वेट करोगे तो me/4/3 पाई RE का होल क्यूब इज इक्वल टू MP डिवाइडेड बाई 4/3 पाई 64 इंटू R का होल क्यूब। तो देखो ये आपस में कैंसिल हो गए, तो मास ऑफ प्लेनेट देखो 64 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ आ रहा है। तो कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं, जो उनको लगेगा जो मास सेम करके सॉल्व कर सकते, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो ये है, तो अब सिंपल। अच्छा, तो तो इसके वेलोसिटी प्लेनेट पे अगर लिखना चाहूँ, प्लेनेट के लिए तो क्या लिखूंगा, √2। अच्छा, जी लिखना चाहो तो जी मास ऑफ प्लेनेट अपॉन R², R ऑफ प्लेनेट स्क्वायर इंटू R लिख सकते हो। तो ये क्या लिख दिया, ये क्या है, तो ये यही चीज है, √2 जी मतलब ग्रेविटेशनल अर्थ सरफेस पे, तो GM/R² अर्थ सरफेस पे, RE मास, तो वही चीज हमने प्लेनेट पे लिखना हो तो प्लेनेट के लिए जी लिख देंगे, वो लिख दिया हमने। अच्छा, जो जो वैल्यू था रख देते हैं, तो 2 इंटू जी इंटू MP का वैल्यू क्या है, तो ये है 64 टाइम्स ऑफ ME डिवाइड बाई RP का वैल्यू क्या है, 4RP का होल स्क्वायर इंटू, सॉरी ई ना, ई, और RP की जगह पे 4 टाइम्स ऑफ RE। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो आई थिंक ये आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ G 64 ME 4 टाइम्स ऑफ RE डिवाइड बाई 16 RE। ओके, 16 RE का होल स्क्वायर, 16 RE का होल स्क्वायर। तो सिंपली इसको अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 4 जा, ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है, 16 यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये मैं इसको यहाँ पे लिख के लेके आ रहा हूँ, तो वेलोसिटी प्लेनेट पे वो आ रहा है अपना √16 इंटू, या ऐसे लिखते हैं 16 इंटू 2 GME डिवाइड बाई RE का होल स्क्वायर इंटू RE। और अगर ध्यान से देखो तो ये है क्या एग्जैक्टली, ये 4 2 दिस इज जी ना अर्थ सरफेस पे, जी इंटू RE, और इसी को हमने v, इन्होंने v बोला है, यानी 4 टाइम्स ऑफ v, तो 4 टाइम्स ऑफ v हो जाए इसके वेलोसिटी प्लेनेट। इसका ऑप्शन देख लो, 4 टाइम्स ऑफ v, हाँ एक ऑप्शन है, ये सही है। तो यहाँ पे ध्यान रखना था, इजी क्वेश्चन था बट ध्यान रखना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रेडियो एक्टिविटी से था, है क्वेश्चन ये मॉडर्न फिजिक्स। अब कह रहा है जो हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, तो हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई दिस इज 100 आवर। फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल एक्टिविटी that will remain after 150 hour would be, fraction of the original activity that will remain। okay, अब ध्यान सुनो, जैसे इसको ऐसे समझते हैं, जैसे किसी शहर का पॉपुलेशन n है, जैसे शहर का पॉपुलेशन n है, और हुआ ये जो एक बॉम्ब ब्लास्ट में, n/2 पीपल की डेथ हो गई, n/2 पीपल की डेथ हो गई, तो बचे कितने, n/2 बच गए, ठीक है, ठीक है। तो वही कह रहा है, द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल बी रिमेन आफ्टर 150 आवर। ओके, तो पहले इस चीज को समझते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। तो ये क्या, ये कौन सा पार्ट है, ये बचा हुआ पार्ट है, इतना डिके हुआ, ये बचा हुआ पार्ट है। ओके, अब अगर कोई और बोले जो, चलो n/2 में से फिर से n, इसका हाफ, इस वाले पार्ट का फिर से हाफ पॉपुलेशन की डेथ हो गई, इसके हाफ, इसका हाफ डेथ हो गई, तो बचा कितना, तो बचा कितना चेक करो, तो बचा इतना ही, 2 टू द पावर, इसको लिखना चाहो तो ये लिखोगे 2 टू द पावर 4 लिख सकते हो। देखो ना, आधा हो गया ना, आधा खत्म, आधा ये खत्म हो गया, तो बचा ये रिमेनिंग पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, रिमेनिंग पॉपुलेशन। जैसे ऐसे ही, तो ये देखो ध्यान से, तो यहाँ पे ये हो रहा है, जो यहाँ से यहाँ आया हाफ टाइम, फिर यहाँ से यहाँ आया हाफ टाइम, फिर यहाँ से हाफ होता जा रहा है, मतलब ये कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं पहले, फिर क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो इसको अगर लिखना चाहो तो जैसे टी, इसको लिखना चाहो इसमें टी हाफ, तो अगर ये ऐसे ही होता 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 होता
मान लेते हैं जैसे डिके करता 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 करता, जैसे ये देखो क्या हो रहा है, ये हो रहा है। इसको अगर आप ऐसे समझो, इसको मैं एक बार और अच्छे से लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी है। इसमें मैं ये लिख देता हूँ, जैसे एक शहर का पॉपुलेशन n था, हाफ डिके हुआ, n/2 बचा, फिर हाफ डिके हुआ, n/2, n/2 बचा, फिर यहाँ पे n/2 2 हो गया, फिर हाफ डिके हुआ, फिर n/2 3 हो गया, फिर हाफ डिके हुआ, ऐसे ऐसे आते आते फिर हाफ डिके हुआ, फिर nth डिके हुआ, तो ये बचा n/2 डिके में। तो यहाँ पे अगर मान लो टी हाफ टाइम लगा, यहाँ पे टी हाफ टाइम कितने हाफ टाइम, n हाफ टाइम। तो अगर यहाँ से यहाँ आने तक का टोटल टाइम मैं बोलूँ टी, तो उसमें बोल सकता हूँ n इंटू टी हाफ टाइम। लिख सकता हूँ क्या ये? सर कैसे? यहाँ से हाफ टाइम मतलब मान लो तो यहाँ से टी 1/2 टाइम, फिर यहाँ से आने में भी टी 1/2 टाइम, यहाँ से आने में टी 1/2 टाइम, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इनको ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस मतलब n, तो n टाइम्स ऑफ हाफ टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना होता है। और ये क्या है? रिमेनिंग, रिमेनिंग जो बचा हुआ पार्ट है। तो अगर रिमेनिंग पार्ट को अगर आप n डैश से लिखना चाहो, या n को डायरेक्टली n रिमेनिंग को क्या लिख लें, चलो n डैश लिखना चाहो तो इसको आप n/2 टू द पावर n लिख सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है, जो n हाफ टाइम में कितने बचे, ये दोनों फॉर्मूले ध्यान में रखने होते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। टी हाफ टाइम है 100, तो हम n हाफ टाइम निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं। तो टोटल टाइम t इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ टी हाफ, टी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने देखो क्या बोला है, उन्होंने बोला है जो हाफ टाइम इतना है और 150 आर के बाद कितना बचा हो, तो ये टोटल टाइम कितना है 150, हाफ टाइम कितना है इसका 100, तो n का वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 150/100, तो इस 3/2 आर, इतना n आ गया अपना, मतलब n नंबर है, सॉरी n नंबर है तो r नहीं बोलना है इसको, बोल सकते हैं 3/2, n का वैल्यू 3/2 है। तो कह रहा उतने टाइम में कितना बचा होगा, तो यही बचा होगा ना, ये वाला जो n है, वो ये जो n डैश है वो क्या है, इतने टाइम में जो बचा हुआ है, तो कितना बचा होगा, तो ये n डैश निकालना है आप। दिस इज n/2 पावर n, और n आपने कितना निकाला है, स्मॉल n, वो निकाला है आपने 3/2 निकाला है। ठीक है, 3/2 निकाला है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये फ्रैक्शन में पूछा है, तो फ्रैक्शन का क्या मीनिंग है। अच्छा ऐसा करते हैं, इस वाले पार्ट को थोड़ा नीचे ले जाते हैं। तो इसको फ्रैक्शन में बोला है, तो फ्रैक्शन में का मीनिंग ये होगा, जो दिस n डैश इज इक्वल टू n/2 टू द पावर 3/2, सो n डैश बाई n, दिस इज फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो ये आ गया 2 पावर 3/2। अब इस ऑप्शन को देखो और इसे समझो कैसे क्या लिख सकते हैं इसको। तो अगर इसको ढंग से देखिएगा तो ये एग्जैक्टली ये है। और इसको और क्या ले सकते हो, तो सर इसको और ले सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू √2, 3 टाइम्स है ना, तो क्या, सॉरी 2 ना, तो ये क्या है एग्जैक्टली, दिस इज 2√2, 2√2। तो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन सेकंड सही है। इस तरीके से अप्रोच लेना, ये कॉन्सेप्ट है, तो ये अप्रोच होना चाहिए इसको सॉल्व करने का। ओके चलो ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन है कन्वेक्स लेंस, अब फिर ये ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आ गया, रे ऑप्टिक्स। अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, अ कनकेव लेंस B of focal length 5 centimeter are kept along a same axis through a distance d. ओके ओके ठीक है। तो कह रहा है जो एक कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस ले लिया हमने, एक कन्वेक्स लेंस है और एक कनकेव लेंस, एक कनकेव लेंस। कनकेव लेंस है, उसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है सेम ही एक्सिस है, ऐसा बोला है उन्होंने। ओके, ये लेंस ए है, ये लेंस बी है। The convex lens A of focal length 20 centimeter, B of 5 centimeter are kept along same axis with a distance d apart. Okay, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है d. If parallel beam of light, okay, कह रहा है एक parallel beam of light A, अच्छा एक इस पे एक parallel beam of light A आ रही है, इस पे A वाले लेंस पे एक parallel beam of light आ रही है।
तो आप सब लोगों ने ये पढ़ रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन है ये। तो आप सब लोगों ने पढ़ रखा है, जो एक पैरेलल रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम लेंस, वो क्या होगा, वो कन्वर्ज करेगी और जहाँ को कट करेगी उसको हम लोग फोकस बोलेंगे। तो ये इसका फोकल लेंथ होगा, ये पढ़ रखा है। ओके, कनकेव के लिए क्या होता है, कनकेव के लिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर कहीं दूर से आ रही है, जैसे ऐसे, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे यहाँ पे जैसे इंसिडेंट हो रही है ऐसे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये ऐसे दूर जाएगी, डाइवर्ज, और फिर हम पीछे एक्सटेंड करके देखेंगे तो ये जो होगा इसका फोकल लेंथ होगा, प्राइमरी फोकस होगा इसका। ओके, तो ये पता है। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चे गलती, उनको ये लगता है जो सर होगा ये जो क्वेश्चन कह रहा है, जो ठीक है आफ्टर ये कन्वर्ज यहाँ करेगी, ओके कन्वर्ज यहाँ करेगी, मान लेते हैं यहाँ कन्वर्ज करेगी, ठीक है, इफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ए लिफ्ट्स बी पैरेलल टू ए, अच्छा ऐसे कन्वर्ज करके कह रहा है इससे पैरेलल चली जाएगी, तो कुछ बच्चे सोचते हैं कन्वर्ज करेगी, तो हमने तो पढ़ा ही है जिस पे जाके पैरेलल चली जाती है, ऐसा हो सकता है ना, जैसे मान लो इस पे आई तो ऐसे चली जाती है, नहीं ऐसा नहीं होता है इसमें। अगर आप देखो ऐसे करके देखोगे तो आप बोलोगे अच्छा चलो इसका फोकल लेंथ ये आ गया, इस पे लाइट आई तो आप अगर बोलोगे जो कोई लाइट फोकस है तो आपका रिफ्लेक्शन पैरेलल जाएगी, तो इस वाले केस में ऐसा गलत है, वैसे नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सर क्यों नहीं पॉसिबल है, वो भी देखते हैं, वो भी देखते हैं, जैसे देखो ये देखो, अगर आप कह रहे हो सर अगर यहाँ से कोई रे एक्चुअल रे आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल जाएगी, ऐसे पॉसिबल है ये पॉसिबल है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं यहाँ पे तो पीछे क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं ना। और भी इसमें थोड़ा और हाई लेवल पे जाएंगे तो और भी यहाँ पे सोच सकते हैं जो क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करके देखेंगे जो लाइट एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं तो नॉर्मल से दूर जानी चाहिए या नॉर्मल की तरफ जानी चाहिए, ठीक है, ये चीज हम देखेंगे। व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम क्या होता है, नॉर्मल की तरफ जाती है, नॉर्मल की तरफ जाएगी, ठीक है। तो वो हम चीजें डिस्कस करेंगे अभी आगे, बट इस वाले केस में ये ऐसा करना गलत है, ये नहीं कर सकते। ऐसा होता तो ये मतलब अगर ऐसा पॉसिबल था तो यहाँ पे क्यों हम पीछे जाके एक्सटेंड करवा के हम फोकस देख रहे हैं, इमेजिनरी फोकस पे क्यों बात कर रहे हैं, ऐसा डायरेक्टली कर ले सकते थे, जो लाइट आते हैं ऐसे हो जाता है, ऐसा पॉसिबल है कैसे, उल्टा करके देखो ऐसा अगर लेके आ रहे हो तो ऐसा हो पॉसिबल, इसमें नहीं सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, लाइट ऐसे चली जाएगी, ऐसे जाएगी ना, डाइवर्ज करती है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्ज तो नहीं करेगी यहाँ पे, ये डाइवर्ज करेगी, इधर की ओर चली जाएगी डाइवर्ज करके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ। तो यहाँ पे तो फिर यहाँ सर कैसे हो पाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व, ये लाइट ऐसे आई फिर ऐसा तो पॉसिबल नहीं, वो बोल रहा है पैरेलल जाओ, वो बोल रहा है जो है आने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद इससे पास करने के बाद ये इसके आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव लेंस ये पैरेलल जाए ऐसे, तो कैसे करें। तो इसमें ये हो सकता है जो लाइट रे कुछ इस तरीके से कन्वर्ज करे, लाइट रे ऐसा हो सकता है जो लाइट रे कुछ इस तरीके से आए, थोड़ा ऊपर नहीं कह रहा मैं, मतलब आपको अच्छा दिखाने के लिए कह रहा हूँ, जो लाइट रे कुछ ऐसे आए, ऐसे ऐसे आए, लाइट रे कुछ ऐसे है, मतलब लाइट रे एक्चुअल में यहाँ पे आना चाह रही है, इससे कन्वर्ज, क्योंकि यू ऑल नो जो अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो आप आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस फोकस को पास करेगी और एक्चुअल में पास करेगी, करनी चाहिए, तो ये इसका फोकल लेंथ होगा। तो ये इसका फोकल लेंथ है किसका, ए लेंस का, और वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ये इसका फोकल लेंथ है, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब देखो ऐसे आई, अच्छा कोई रे ऑफ लाइट, अब चेक करो यहाँ पे, कोई रे ऑफ लाइट ऐसे अगर आए, देखो उल्टा देखो, अगर ऐसे आई तो ऐसे चली जा सकती है, तो ठीक है ना, देखो ठीक है, तो अगर ऐसे आए तो ऐसे जा सकती है, ऐसे आए तो ऐसे जाती है, तो अगर उल्टा भी सही होगा ना, अगर ऐसे आ रही है तो सीधा जाएगी, तो यहाँ देखो अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे टेढ़े हुआ आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, पैरेलल जाएगी, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है क्या, चेक करिए पॉसिबल है ये, इसको देखिए जो पॉसिबल है कि नहीं, जो ठीक है। तो सर इसका फोकल लेंथ क्या होगा, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, अगर ये है तो इसका फोकल लेंथ बताइए क्या होगा इसका, तो ये कैसे, तो यहाँ पे ये इन्होंने बोला ही है जो डी, इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ए लिव्स बी एज पैरेलल बीम,
दोनों पहले ये इससे टकराने के बाद, जो इससे रिफ्रैक्शन के बाद, किससे रिफ्रैक्शन के बाद, कनकेव से रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल जाए, तो ऐसा पॉसिबल है। ओके, पैरेलल जाए, जा रही है। ओके, ठीक है, तो इसे पैरेलल जाए। तो अब इसका सर फोकल लेंथ क्या होगा, तो सर इसका तब अब बात बात ये आएगी ना आपके मन में, सर इसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो इसका भी फोकल लेंथ देखो ना, ये लाइट ऐसे आ रही है तो इसका भी फोकल लेंथ यही सेम ही होगा फोकल लेंथ। तो ये यहाँ से इसका फोकल लेंथ कितना होगा, बी का इसी पे होगा। सर ये कैसे कर दिया, इसको फिर से देखो, फिर से देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये आया है कनकेव है। लाइट अगर पैरेलल ऐसे आ रही है तो ऐसे ही जाएगी ना, तो अब बोलोगे इसका फोकल है। समझ आ रहा है, उल्टा देखो, ऐसे आ रही है पैरेलल जा रही है तो बोलोगे नहीं यही फोकस, तो ये इसका फोकस। तो यहाँ पे सोच सकते हो ना कौन होगा इसका, बी का भी फोकस यही है। और ये डिस्टेंस कितना दे रखा है इन्होंने, इधर रखा है 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर। तो अब आप बता दो जो डी का वैल्यू क्या होगा, तो ये है 20, ये है 5, तो बचा हुआ 15। तो डी का वैल्यू कितना आएगा, 20 माइनस ऑफ 5 दैट इज 15 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ हम गलती कर सकते हैं, यहाँ गलती होता है, बच्चे 25 करके आते हैं। ओके, तो ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी कनेक्टेड टू अ सोर्स। अच्छा, ये एसी का क्वेश्चन है। अ कैपेसिटर, तो एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, वो कनेक्टेड है विद एसी सोर्स, एसी सोर्स विद वोल्टेज वी, एसी सोर्स जिसका वोल्टेज है वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इसका डेरिवेशन सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर, ठीक है, इसमें क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर वुड बी, क्या हो सकता है डिस्प्लेसमेंट करंट, वो बताओ, ठीक है। तो अब क्लास में ये बताया जाता है, जो आपको ये याद रखना है, हाँ रखना भी है, ऐसे याद रखना है, प्योर रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। दूसरे वाले में, इंडक्टर के केस में, प्योर इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है विद एंगल पाई बाई 2, और कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई पूछेगा करंट का डायरेक्शन, अगर लिख के बताओ इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन, तो मैं लिखूंगा वी नॉट ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी, सॉरी वी नॉट नहीं ना, आई नॉट ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी लीड करेगा, यानी पाई बाई 2। प्योर रेजिस्टेंस में सेम फेज में, प्योर इंडक्टेंस में, इंडक्टर वाले में करंट लैग करता है पाई बाई 2 से, और कैपेसिटर में करंट लीड करता है पाई बाई 2 से। इसको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे देखिए, अच्छा आप सबको पता होगा जो एक्सी इस वाले केस में रिएक्टेंस यूज करते हैं, विच इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी होता है, ठीक है। तो अगर मुझे लिखना हुआ करंट आई नॉट लिखना हुआ, तो क्या होगा, वी नॉट बाई आर यानी एक्स सी। तो वी नॉट अपॉन एक्स सी कितना, 1/ओमेगा सी, तो विच इज इक्वल टू वी नॉट इंटू ओमेगा सी। तो आई नॉट की जगह रखना चाहो तो वी नॉट इंटू ओमेगा सी साइन ऑफ, अच्छा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा या कॉस थीटा, सॉरी माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस पाई बाई 2। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा साइन, सॉरी ये आ जाएगा कॉस साइन थीटा प्लस पाई बाई 2, दिस इज कॉस थीटा यानी कॉस ओमेगा टी। तो ये करंट का इक्वेशन हो जाएगा वी नॉट ओमेगा सी, वी नॉट ओमेगा सी कॉस ऑफ ओमेगा टी, बस चेक कर लो, कॉस ओमेगा टी ऑप्शन 1, ठीक है। तो सिंपल, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। अब बात करोगे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, वो भी डिस्कस करेंगे, अगर हम एक एक करके इन सब चीजों पे बात डिस्कशन करेंगे। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका, ब्लॉक, a block, small block of slide down to smooth inclined plane starting from rest at t is equals to 0, sn be the distance traveled by block in t interval t n minus 1 to t time, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन है, a small block slide down on a smooth incline, ओके, तो एक inclined plane बना लेते हैं खुद से, ये खुद से हमने inclined plane बना लिया, एक smooth inclined plane। तो स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, यहाँ पे कहीं पे एक स्मॉल ब्लॉक होगा t इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे इसकी स्पीड भी 0 उस इंस्टेंट पे, ऐसा बोला है। तो स्मॉल ब्लॉक स्लाइड ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0, sn be the distance traveled by block in the time interval this to this। मतलब ये जो sn जो डिस्टेंस है, वो जो sn जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है इतने और इतने टाइम के बीच में चला हुआ डिस्टेंस। एग्जांपल के लिए जैसे मैं बोलूँ फिफ्थ, जैसे मैं बोलूँ, जैसे मान लो t इक्वल टू 0 पे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो t इक्वल टू 4 सेकंड पे यहाँ पे रहूंगा मैं,
टी इज इक्वल टू 5 सेकंड पे यहाँ पे रहूंगा तो मैं बोलूंगा 0 से लेके 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, तुम बोलोगे सर इतना। मैं बोलूंगा मुझे 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो 5th सेकंड का मतलब क्या है, 4 और 5 के बीच में, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो ये 5th सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन है जो n यानी 4 सॉरी यानी 5 और 4-1, सॉरी 4, ये क्या हो जाएगा अगर यहाँ n से बोले तो ये 5 और दिस इज 5-1 यानी 4, 5 और 4 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट को ऐसा बोला, तो n के टर्म इन्होंने दिया है। ठीक है, मीनिंग क्या था वो तो समझ में आ गया होगा। तो nth डिस्प्लेसमेंट का आपने डेरिवेशन कर रखा होगा, जो nth डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है u प्लस ए टी माइनस टी मतलब n, टी मतलब n, u प्लस ए टी माइनस हाफ ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आप लोगों ने किसी और तरीके से, किसी बच्चे ने देखा भी होगा किसी और तरीके से, ये भी यही होता है। ठीक है, और वो 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे a विद साइन वाइन लेना है। ओके चलो, तो ये तो ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन यही है, जो ये यहाँ से मान लेते हैं कहीं यहाँ पे आया होगा, यहाँ से यहाँ आया होगा, ये t माइनस ये जो टाइम है, ये टाइम है, ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे है, ये टाइम है t इज इक्वल टू n वाला, और ये टाइम है t इज इक्वल टू n माइनस 1 वाला। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो दिस डिस्प्लेसमेंट इज Sn, दिस इज Sn। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, उन्होंने रेशियो पूछा Sn और Sn प्लस 1, इसका मतलब ये है यहाँ पे ये वाला टाइम कौन सा होगा, तो दिस टाइम इज n प्लस 1, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, Sn प्लस 1। तो इनका रेशियो पूछा गया, जो इनका रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो क्या होगा। तो देखो दो तरीका है, या तो आप पूरा डिराइव करो, या आपको ये अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से कर सकते हो, तो जैसे आप कर सको। मैं आपको जब बताऊंगा काइनेमेटिक्स तो उसमें ये भी बताऊंगा। तो अभी हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं इसको, तो कैसे करेंगे। तो Sn को अगर लिखना चाहूँ तो ये मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, u प्लस ए टी यानी An माइनस हाफ ए, और Sn प्लस 1 को लिखूंगा तो ये लिखूंगा u प्लस ए एन की जगह n प्लस 1 और माइनस 1/2 इंटू ए, और इनको बस सॉल्व कर लेना है, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो करें सॉल्व इनको। चलिए अब देखो u क्या दे रखा है उन्होंने, 0, तो 0 कर दिया, तो Sn अपॉन Sn प्लस 1 इज इक्वल टू ए कॉमन ले लिया, n माइनस ऑफ 1/2 इंटू ए, यहाँ नीचे भी a कॉमन ले लिया, तो दिस इज n प्लस 1 माइनस 1/2। एक हमने गलती कर दी, यहाँ पे a हटाना है, कॉमन लिया है ना, तो ये देखो a से कैंसिल हो गया, क्या बचा n, एलसीएम लोगे तो ये 2n माइनस 1/2 ऊपर में, नीचे में क्या आएगा, ये से लोगे तो 2n प्लस 2 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो ये आ जाएगा 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1। ये तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1, मतलब ऑप्शन सेकंड सही है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। ये क्वेश्चन किससे है, क्वेश्चन है पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट s फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, a particle released from height s from the surface of earth। ठीक है, एक पार्टिकल है, उसको अर्थ सरफेस से s डिस्टेंस और s हाइट से रिलीज कर रहे हैं, तो दिमाग में आना चाहिए रिलीज कर रहे हैं सर, ओके u0 होगा। एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। अब बताओ इस इंस्टेंट पे क्या होगा, यू ऑल नो जो एनर्जी ऑलवेज कंजर्व्ड होता है, अगर कोई एक्सटर्नल चीज, एक्सटर्नल लूज एनर्जी को लॉस करवाने वाला नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे जितना टोटल एनर्जी होगा उतना ही टोटल एनर्जी किसी बीच वाले पॉइंट पे होगा, या उतना ही टोटल एनर्जी इस वाले पॉइंट पे। टोटल एनर्जी यहाँ कहने का मतलब मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये ऑलवेज सेम होगा, हर जगह उतना ही होगा, पोटेंशियल और काइनेटिक हर जगह दोनों का सम सेम होगा, पोटेंशियल काइनेटिक सेम नहीं होगा, दोनों का सम सेम हर जगह। तो क्वेश्चन में है एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स। तो सर्टेन हाइट मान लेते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं x, किसी x डिस्टेंस पे, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, ए पॉइंट पे एट पॉइंट ए
तो ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है एट अ सर्टेन हाइट, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा बोला है। The height from the surface of earth and the speed of the particle at which at that instant, speed क्या होगा वो पूछा गया है। अच्छा, तो मैंने अभी जस्ट क्या बताया, जो इस मोमेंट पे जितना टोटल एनर्जी होगा उतना ही टोटल एनर्जी इस मोमेंट पे होगा। ओके, तो खुद ही देख लो, जैसे यहाँ पे अगर जब पार्टिकल होगा तो कुछ स्पीड होगी उसकी, ये पूछा गया और आपसे एक्स पूछा गया। तो अगर मैं पॉइंट ए पे बोलूँ तो भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज कर सकते हैं। तो भाई कंजर्वेशन कहाँ से कहाँ कर रहे हो, कंजर्वेशन एनर्जी किस पॉइंट के, तो टॉप मोस्ट पॉइंट और ये पॉइंट पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन एनर्जी लगा देते हैं। तो इनिशियल एनर्जी टोटल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल कितना है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल, यहाँ कितना होगा पोटेंशियल प्लस काइनेटिक फाइनल। पोटेंशियल इनिशियल कितना होगा, तो ये वहां पे एस साइड पे यानी एम जी इंटू एस, काइनेटिक कितना है, स्पीड जीरो है तो जीरो बोल दे रहे हैं। यहाँ पे कितना होगा तो एम जी इंटू एक्स, देखो ना एक्स साइड पे है, हाइट ग्राउंड से एक्स लिया है तो एम जी इंटू एक्स। काइनेटिक कितना होगा, तो यहाँ पे अगर काइनेटिक लिखना चाहो, या एक काम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो काइनेटिक में ऐसे कर सकते हो, तो काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है ना, देखो यहाँ पे इस मोमेंट पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, एम जी एक्स इज इक्वल टू एम जी एक्स प्लस 3 पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल कितना है एम जी इंटू एक्स, चेक करो यार, 4 इंटू एम जी इंटू एक्स इज इक्वल टू एम जी इंटू एस। एम जी कैंसिल कर दिया, एक्स का वैल्यू एस बाई 4 आ रहा है ग्राउंड से, तो ये हमने पहला पार्ट एस बाई 4, पहला पार्ट यही पूछा गया था। अब पूछ रहा है स्पीड कितनी होगी, तो अभी स्पीड भी निकाल लेते हैं। फॉर स्पीड काइनेटिक एनर्जी कितना है, वो 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है उस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एम जी एक्स, एक्स कितना है एस बाई 4, तो बताओ एम से एम कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया, तो वी स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 3g/2। ठीक है, तो यहाँ से v का वैल्यू आ रहा है अंडर रूट ऑफ 3gs/2, 3gs/2। देखो ऑप्शन s/4 3gs/2, तो अंडर रूट में है ऑप्शन फोर्थ, वो चेक कर लो। ठीक है, ठीक, देखिए ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। एक और क्वेश्चन लास्ट का 10th नंबर क्वेश्चन है ना, पोटेंशियोमीटर सर्किट। पोटेंशियोमीटर क्या काम क्या है, तो सर पोटेंशियोमीटर का काम है वोल्टेज मेजर करना। सर वोल्टेज मेजर करना तो वोल्ट मीटर का भी काम है, तो क्या डिफरेंस है पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में, तो दोनों में डिफरेंस है। वोल्ट मीटर में एरर हो सकता है, पॉसिबल है एरर का, अगर आपने वोल्ट मीटर को अच्छे से डिजाइन नहीं किया उसका, क्योंकि वोल्ट मीटर के में कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, मतलब रेजिस्टेंस आप मतलब बहुत ज्यादा वहाँ पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट करना पड़ेगा, इनफाइनाइट करना पॉसिबल नहीं, तो कुछ ना कुछ एरर तो होगा, तो इसलिए हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं फॉर वोल्टेज मेजरमेंट। ओके, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट, हम पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन अ पोटेंशियोमीटर सर्किट a cell of EMF 1.5 volt gives balance point of 36 centimeter of a wire. If another cell of इतना replace the first cell, then what is the length? तो ये आपने पढ़ा होगा दो तीन पार्ट, तो ये ध्यान में होगा, जो EMF का जो रेशियो होता है वो जो उसके बैलेंस पॉइंट के लेंथ के रेशियो के इक्वल होता है। सिंपल क्वेश्चन है, 1.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू L1 है 36, L2 पूछा गया है, तो L2 देख लो 36 इंटू 2.5 अपॉन 1.5, तो 5 3 जा 5 4 जा, ये आ जाएगा कितना, एक मिनट, सही किया ना, 5 3 5 5 जाना, सॉरी सॉरी, 5 3 जा 5 4 5 5 जा, तो 36 इंटू 5/3, तो ये आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन 1। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है उसको 1 बाय 1 करके हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते हुए डिस्कस करेंगे, फिर आगे भी हम टॉपिक्स लेके इस वीडियो में आएंगे आपके लिए। ओके, ओके, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भेजिए, भेज के। ओके, थैंक